हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स पे। मैं हूं राहुल कुमार और आज 10 क्वेश्चनों का ये वीडियो मैं लाया हूं जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके हर इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊंगा, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कपास कृषि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है गंगा घाघरा का दोआब क्षेत्र। तो इसमें आपका सही आंसर बताना है। देखिए, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए, बात करें हम उत्तर प्रदेश में, पहली बात तो ये उठती है कि क्या उत्तर प्रदेश में कपास की कृषि होती है। तो हाँ, बिल्कुल कपास की कृषि होती है। अब कपास की कृषि के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ की मिट्टी काली होनी चाहिए। कैसी? काली मिट्टी। जैसे आप लोग काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी बोलते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि कपास की कृषि के लिए कैसा भूमि होना चाहिए। तो काली मिट्टी का भूमि होना चाहिए। और यूपी में ये काली मिट्टी मिलेगी कहाँ? तो अगर आपसे हम बात करें तो देखिए, अगर हम ये उत्तर प्रदेश का अगर मैप थोड़ा सा देख लें, तो ये मैप, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो ये एरिया है बुंदेलखंड वाला, और इधर जो रुहेलखंड का एरिया है जैसे कि अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस है, और इधर जो एरिया आपका मिर्ज़ापुर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जालौन, ललितपुर, बांदा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे कृषि होती है किसकी? कपास की। वो भी सिंचाई के सहारे होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कपास होता है तो ये एक नगदी फसल है। कैसा फसल है? नगदी फसल है। और ये जो कपास है ये देशज पौधा है। कैसा है? देशज पौधा है, यानी कि भारत का ही जन्मा हुआ यह पौधा है। और कपास को हम लोग सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे कि कपास को क्या कहते हैं? सफ़ेद सोना भी कहते हैं। क्या? सफ़ेद सोना। फिर उसके बाद में अगर बात करें, देखिए जो कपास जो होता है, कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कपास में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज पाया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, सेल्यूलोज। और कपास प्राप्त किससे होता है? तो आप याद रखेंगे जो कपास होता है वो बीज से प्राप्त होता है। क्या होता है? बीज से प्राप्त होता है। बीज से। किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है, न कि फल फूल से। किससे प्राप्त होता है? तो बीज से प्राप्त होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद बात करें कि ये जो पौधा है ना, ये पौधा मालवेसी कुल का होता है। अगर किसी एग्रीकल्चर वाले बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि मालवेसी कुल का, क्योंकि मालवेसी कुल का ये पौधा है। जैसे कि आप गुड़हल पढ़े होंगे तो गुड़हल भी उसी कुल का पौधा है। फिर उसके बाद में हम बात करें कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जो सेंट्रल कपास अनुसंधान केंद्र है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कि ये जो आपको है नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करें कि पूरे भारत में सबसे अधिक कपास की कृषि कहाँ होती है? तो आप याद रखेंगे कहाँ पे होती है? तो गुजरात में होती है। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात के बाद में कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। क्योंकि रीजन है यहाँ पे ज़्यादा होने, क्योंकि यहाँ की काली मिट्टी सर्वाधिक मिलती है, तो इसलिए कपास की कृषि भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और पूरे हम वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में यूएसए सर्वाधिक उत्पादन करता है कपास का। फिर उसके बाद में चीन करता है, और चीन के बाद में फिर आता है भारत का नंबर। यानी कि कपास उत्पादन में भारत किस नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाराबंकी किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन है, अफीम, भांग, अदरक या मटर। चलिए आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन पे किस नंबर पे आता है, यानी कि सब्जी के उत्पादन में कौन सा स्थान है यूपी का पूरे भारत में। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के हमें। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि बाराबंकी किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? चार ऑप्शन है, अफीम, भांग, अदरक और मटर। तो देखिए इसमें सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि अफीम।
अगर हम बात करें कि पूरे यूपी भर में, यानी कि पूरे यूपी में अगर कहीं अफ़ीम की खेती होती है सर्वाधिक मात्रा में, तो वो कहाँ पे होती है? तो आपका ज़िला पड़ता है कौन सा? बाराबंकी। बाराबंकी ये काफ़ी प्रसिद्ध है किसके? अफ़ीम की खेती के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर बात किया जाए कि थोड़ा बहुत खेती कहाँ पे होती है, तो ये गाजीपुर में भी होती है। ठीक है, गाजीपुर के संबंध में देखिए कि गाजीपुर में राज्य का एकमात्र क्या है? अफ़ीम फैक्ट्री भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ़ीम फैक्ट्री कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कि अफ़ीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें कि ये अफ़ीम प्राप्त किससे होता है, सबसे बड़ी बात कि अफ़ीम ये प्राप्त किस पौधे से होता है? तो एक पौधा होता है, पौधे का नाम है पोस्ता पौधा। क्या नाम है? पोस्ता पौधा। तो ये जो पोस्ता पौधा होता है, पोस्ता पौधा, इसका जो कच्चा फल होता है, क्या? कच्चा फल। तो इस कच्चे फल में क्या करते हैं? जैसे कच्चा फल हो गया, इस कच्चे फल में हम लोग क्या लगाते हैं? कट लगाते हैं, यानी कि चीरा लगाते हैं। और चीरा लगाने के बाद में इससे निकलता है दूध। क्या निकलता है? दूध, यानी कि लेटेक्स। क्या दूध निकलता है? लेटेक्स। इस लेटेक्स से हम लोग क्या बनाते हैं? अफ़ीम बनाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अफ़ीम प्राप्त किससे होती है? तो अफ़ीम प्राप्त होती है पोस्ते के पौधा जो होता है उसके जो कच्चा फल होता है उसके दूध से हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इस अफ़ीम से ही कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लें, जैसे कि मार्फिन, ये भी एक मादक पदार्थ ही है। मार्फिन, तो मार्फिन भी क्या? अफ़ीम से ही बनता है। अगर हम बात कर लें हीरोइन, तो हीरोइन ये भी क्या? एक मादक पदार्थ ही है, ये भी इससे बनता है। ठीक, और हीरोइन के मिलावट से, ठीक है, अगर बात करें हीरोइन जो है, हीरोइन के मिलावट से एक और मादक पदार्थ बनता है, उसका नाम है ब्राउन शुगर। क्या? ब्राउन शुगर। ठीक, ब्राउन शुगर। ये ब्राउन शुगर क्या है कि ये एक मादक पदार्थ है, ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। ये इसमें 20% क्या होता है? 20% हीरोइन होता है, बाकी अन्य पदार्थ से मिला के बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से निर्यात किया जाता है? 4 ऑप्शन है। नवाब, ऑप्शन बी ताज, ऑप्शन सी लखी, ऑप्शन डी है भोग। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि ताज। ठीक है, ताज। आप ऐसे समझें कि जैसे अगर मान लिया जाए कि ये यूपी है, स्टेट हमारा ये यूपी है, और ये मान लें कि यूके है, यानी उत्तराखंड है। फिर ये मान लें हम एमपी है, या फिर ऐसे एचपी है, हिमाचल प्रदेश है। तो अब होगा क्या कि हम जो, क्योंकि आलू उत्पादन में क्या है? यूपी क्या है? प्रथम स्थान पे है। तो अगर हम बात करें तो यूपी में जो आलू उत्पादित होता है, जब हम इस दूसरे स्टेट में क्या करते हैं? इसको निर्यात करते हैं, यानी कि इसको भेजते हैं, यानी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको यूपी से गया आलू उत्तराखंड में किस नाम से ना जाएगा? तो ताज ब्रांड से। क्या? ताज ब्रांड से। उसी तरीके से एमपी में क्या जाना जाएगा? तो यहाँ भी ताज ब्रांड से। ठीक है, तो ताज ब्रांड क्या है कि आलू की एक ब्रांड है जो यूपी में उत्पादित होती है। मतलब कि यूपी में उत्पादित आलू को हम लोग दूसरे राज्यों में किस नाम से बेचते हैं या निर्यात करते हैं? तो ताज ब्रांड से करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो बाबूगढ़ कहाँ है? गाजियाबाद में है। और जबकि आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन कहाँ है? तो वो मेरठ में है, मोदीपुरम में। ठीक है, और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है? कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंवला उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? 4 ऑप्शन है। प्रयागराज, सहारनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि प्रतापगढ़। यहाँ पे आंवला उत्पादन सर्वाधिक होता है। लगभग यूपी में जो अगर मान के चला जाए कि 65 से 70% जो आंवला उत्पादन होता है वो प्रतापगढ़ में ही होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, प्रतापगढ़। और आंवला में कौन सी विटामिन होती है? तो आपको पता भी होना चाहिए। तो आंवला में कौन सी होती है? तो विटामिन सी होती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, और एक ऐसी विटामिन है, तो ये विटामिन कैसी है? अघुलनशील है।
कि घुलनशील है, तो ये घुलनशील है। कैसी? जो जल में घुल जाती है, इसे हमें बार बार लेने की आवश्यकता होती है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल भी है। और प्रतापगढ़ में एक चीज़ और रखेंगे, प्रतापगढ़ में एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य। क्या है? भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य। ये भी कहाँ है? अभयारण्य। तो याद रखेंगे, ये भी क्या है? प्रतापगढ़ में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बुंदेलखंड में कौन सी फसल मुख्य रूप से नहीं उगाई जाती? 4 ऑप्शन है, नींबू, अदरक, हल्दी, प्याज। तो जो इसमें आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो सही हो जाएगा? डी, यानी कि प्याज। देखो प्याज क्या है, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में प्रमुख रूप से नहीं उगाया जाता है, जबकि नींबू, अदरक, हल्दी ये सारे उगाए जाते हैं। इनके अलावा भी बात करें तो बुंदेलखंड एरिया में संतरा भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो कपास भी होता है, जैसे कि पीछे पीछे हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो ये संतरा हो गया, कपास, नींबू, अदरक, हल्दी, ये मुख्य रूप से यानी विशेष रूप से बुंदेलखंड वाले एरिया में उत्पादित की जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बुंदेलखंड वाला एरिया है कौन सा? तो देखिए बुंदेलखंड वाले एरिया की अगर बात करें तो ये यूपी में जब देखेंगे तो ये जो एरिया पड़ता है ये बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड में कितने 7 जिले आते हैं, ये आप याद रखेंगे। कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक तो आपका ललितपुर है, फिर उसके बाद में आपका झांसी है, फिर आपका बांदा है, फिर आपका हमीरपुर है, फिर उसके बाद में जालौन है, फिर कितने हो गए? 5 हो गए आपके। जालौन है, फिर उसके बाद में चित्रकूट भी है, और चित्रकूट के बाद में आपका महोबा है। कौन सा? महोबा। तो ये 7 जिले जो हैं वो बुंदेलखंड वाले एरिया में आते हैं, ये यूपी के हैं। ठीक है, तो यूपी के 7 जिले जो हैं वो बुंदेलखंड वाले एरिया में आते हैं। अब बुंदेलखंड में जो ये एरिया है, एमपी का भी कुछ एरिया आता है, एमपी के कुछ 3-4 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको यूपी याद रखना है कि यूपी के कितने जिले बुंदेलखंड में आते हैं? तो 7 आते हैं। कितने? 7 आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 7 से याद रखिएगा कि 7 ही जिले वो हैं, 7 जिले आपको नेपाल वाले से भी लगे हैं। आपसे क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए कि नेपाल बॉर्डर इधर क्या है, ये नेपाल ही तो है, ये नेपाल से यूपी कितने जिले सटे हैं? तो आप बता सकते हैं कितने? तो 7 ये भी सटे हुए हैं, यहाँ पीलीभीत से लेकर यहाँ महाराजगंज तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1981 में स्थापित पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित है? 4 ऑप्शन है, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा। तो जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महोबा। देखिए महोबा में क्या है कि महोबा में यहाँ पे पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो महोबा में क्या होता है कि अगर बात कीजिए कि महोबा में कह सकते हैं कि सर्वाधिक पान की खेती होती है। किसकी होती है? पान की खेती होती आपकी बांदा में भी है। ठीक है, बांदा में एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है बरई मानपुर। कहाँ? बरई मानपुर, ये बांदा में, ये पान के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान किसके लिए? पान के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम ललितपुर में भी एक एरिया है पाली, ललितपुर में एरिया पड़ता है पाली। ठीक है, ललितपुर में ये भी पान के लिए क्या है? काफ़ी फेमस है। ये भी पान उत्पादन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और बांदा में यहाँ पे तांबा की खाने हैं ना, यहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता है। क्या? तांबा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भाबर क्षेत्र प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है जो कंकड़ों, पत्थरों और मोटे बालुओं से निर्मित है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं 4, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, उत्तरी क्षेत्र। क्या? उत्तरी क्षेत्र। देखिए भाबर क्षेत्र क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये यूपी का मैप आपने अच्छे से देख रखा है तो आपके क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मैप याद है अच्छे से किसी यूपी का। तो देखिए ये जो उत्तरी एरिया है, यानी कि ये वाला बेल्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेल्ट, ठीक है,
ये यहाँ तक बेल्ट, ये एरिया कहलाता है भाबर क्षेत्र। क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे जो हिमालयी नदियाँ हैं ना, तो जो हिमालयी नदियाँ जो अपनी जल लेकर आती हैं, जल लेकर जो आती हैं, तो ये निक्षेपों द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि कंकड़ीली या पत्थरों से टूटी फूटी से यहाँ पे निक्षेप अपना छोड़ जाती हैं। और यहाँ पे जो जल होता है ना, वो जल क्या होता है कि इन कंकड़ों और पत्थरों के नीचे यानी अंतः रूप से प्रवाह करता है। यहाँ पे जल क्या होता है? अंतः रूप से प्रवाह करता है। और ये भाबर क्षेत्र होता है ना, ये कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। यहाँ पे आप कृषि कर ही नहीं सकते हैं। जबकि इसकी जो नीचे वाला जो आप बेल्ट देखेंगे, ये वाला बेल्ट जब देखेंगे, ये बेल्ट नीचे का बेल्ट, तो ये कहलाता है तराई क्षेत्र। क्या? ये तराई क्षेत्र। ये क्या है? तराई क्षेत्र। और ये क्या है? कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है तराई क्षेत्र। यहाँ पे गन्ना, धान, ठीक है, इस तरीके की कृषि खूब होती है तराई क्षेत्र। तो उसके नीचे आप जाएंगे तो ये समतल वाला एरिया आ जाएगा। कौन सा? समतल। ठीक है, समतल आ जाएगा। ठीक, यानी कि बाढ़ वाला एरिया थोड़ा आ जाएगा यहाँ पे, जो गंगा और यमुना के बीच वाली जो स्थान है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर उसके बाद में चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ का अन्य नाम नहीं है। इसमें ये बताना है आपको कि प्रदेश की जो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ का अन्य नाम नहीं है। 4 ऑप्शन है: कछारी मृदा, भात मृदा, भूड़ मृदा या फिर कांप मृदा। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी से सी सही हो जाएगा। कौन सा? भूड़ मृदा। ठीक है, ये भूड़ मृदा जो है ये जलोढ़ मृदा का अन्य नाम नहीं है। देखिए, जो जलोढ़ मृदा है ना, ये काफ़ी उपजाऊ होती है। क्या होती है? काफ़ी उपजाऊ होती है। और जलोढ़ मृदा ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? खादर, और एक होती है बांगर। ठीक है, एक होती है खादर और एक होती है क्या? बांगर। जो ये बांगर मृदा है इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। उसके साथ साथ हम इसे लोग उपहार मृदा भी कहते हैं। क्या? उपहार मृदा। उपहार मृदा भी कहते हैं। और इस खादर वाले मृदा को हम लोग कछारी मृदा भी कहते हैं। क्या? कछारी मृदा। ये जो खादर मृदा होती है ना, ये क्या होती है कि काफ़ी ये उपजाऊ मृदा होती है। ये मृदा जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यानी बांगर से भी ज़्यादा ये क्या होती है? उपजाऊ होती है ये। ठीक है, और इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। किससे? बांगर से ज़्यादा होती है। और ये खादर मृदा कैसे निर्मित होती है? तो ये नदियों द्वारा निर्मित होती है। क्या? नदियों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम चलिए यहाँ पर दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये नदी क्या कर रही है? ये प्रवाह कर रही है। और कुछ समय बाद में क्या हो कि ये नदी वो ना अपना मार्ग उस मार्ग में ना बहे और वो क्या करे? दूसरा मार्ग यहाँ पर बहना शुरू हो जाए। तो जो ये वाला क्षेत्र है नदी का, जो पहले यहाँ नदी बह रही थी लेकिन अब वो यहाँ बहने लगी है, तो अब ये वाला जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? ये आपका हो जाएगा आपका खादर। क्या हो जाएगा? खादर मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पे काफ़ी उपजाऊ ये होती है। जो बांगर होती है, बांगर वो होती है जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। जैसे अगर हम बात कर लें कि जैसे नदी ये नदी है, ये नदी ऐसे क्या करी? प्रवाह कर रही है, प्रवाह कर रही है। फिर उसके बाद में हो गया कि अगर ये नदी इस तरीके से प्रवाह कर रही है और एक दूसरी नदी यहाँ प्रवाह कर रही है, तो जो बीच का एरिया जो होता है, ये जो बीच का एरिया होता है जहाँ पर जल नहीं पहुँच पाता है, यहाँ पर मृदा कैसी होती है? तो वो आपकी बांगर मृदा होती है, पुरानी मृदा होती है, जो काफ़ी बहुत कम ही उपजाऊ होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश के पश्चिमी जिलों में काली मृदा को यानी कि जो रेंगुर मृदा होती है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है: परवा, राकर, करेल या मार मृदा। तो आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी सही है, करेल। क्या? करेल। जो यूपी का ये पश्चिमी ज़िला है ना, आप याद रखेंगे जो यूपी का ये पश्चिमी ज़िला है, ये वाला एरिया यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे जो आपका अलीगढ़ है, हाथरस है, ठीक है, यहाँ पे कन्नौज वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को करेल, स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ पे लोकल के लोग हैं यहाँ पे, तो उसे करेल मृदा कहते हैं। करेल मृदा को हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मृदा। ठीक है, कपासी मृदा या काली मृदा कह लें या करेल मृदा कह लें, बात एक ही है। ठीक है, तो किस वाले एरिया में मिलेगा? तो पश्चिमी वाले में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है
कि इसमें जबकि रेठ नहीं है, यहाँ पे रेह होना चाहिए, यहाँ पे रेह, ठीक है, रेह लिखा है कि रेह, कल्लर और बंजर को किस मर्दा के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, लवड़ी, मरुस्थलीय, भोड़ मर्दा या फिर परवा मर्दा, ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, लवड़ी मर्दा। जो लवड़ी मर्दा होता है यानी कि जो क्षारीय मर्दा होती है, कौन सी? क्षारीय मर्दा, ठीक, क्षारीय मर्दा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग रेह कहते हैं, इसे हम लोग कल्लर बोलते हैं, इसे ही हम लोग बंजर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रदेश की जो लवड़ी मर्दा होती है उसे हम लोग रेह, कल्लर या फिर बंजर भूमि भी कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये लवड़ी मर्दा होती है। अब जो लवड़ी मर्दा होती है ये क्यों हो जाती है ऐसी लवड़ी मर्दा? इसका रीज़न है कि क्या होता है, कोई ऐसा एरिया है, मान लो यूपी का कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या हो कि वहाँ पे उर्वरक का प्रयोग ज़्यादा हो, वहाँ पे नहरों से सिंचाई सर्वाधिक हो, या फिर वहाँ पे लवड़ी युक्त जो जल से ज़्यादा सिंचाई हो, वहाँ वर्षा की मात्रा कम हो, ठीक है। तो ऐसे जो एरिया होते हैं वो लवड़ी मर्दा का निर्माण कर देते हैं या फिर क्षारीय मर्दा का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर फिर उसके बाद देखिए, कम से कम यूपी का 10% भूमि, यूपी की 10% भूमि क्या है, क्षारीय या लवड़ी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसके वजह से, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था और ये अंतिम था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक पहुँचाना है ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।